हेलो दोस्तों, तो हमें एपिसोड की शुरुआत में एक घर का सीन दिखाया जाता है और इधर एक आदमी क्रिमिनल्स के नाम डेथ नोट में लिख रहा होता है। और रेम कहती है कि इस डेथ नोट का तुम अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें जिन भी क्रिमिनल्स के नाम ब्रॉडकास्ट हो रहे हो उनको रेगुलर मारना पड़ेगा। यही कंडीशन है इस डेथ नोट को यूज करने की। तो रेम मन में कहती है कि अगर सब कुछ लाइट याकामी के प्लान के हिसाब से चला तो मीसा बच जाएगी। रेम कहती है कि ये हम दोनों के लिए फायदे का सौदा है और मेरे ख्याल से तुम अपनी भाषा में इसको एक अच्छा बिजनेस कहते होगे। तो वो आदमी हंसता है और भी क्रिमिनल्स के नाम लिखता है। दूसरी ओर हमें होटल का सीन दिखाया जाता है और इधर कन्फाइनमेंट के 50 दिन हो चुके होते हैं। रियोजाकी कहता है कि चीफ, आपको कन्फाइनमेंट में रहने की कोई जरूरत नहीं है। तो चीफ कहता है कि क्रिमिनल्स को फिर से मरते हुए 1 महीना हो चुका है। मेरे को पक्का पता है कि मेरा बेटा कीरा नहीं है और अब बस ये तुम्हारे ऊपर ही निर्भर करता है। मैं जब भी बाहर निकलूंगा जब मेरा बेटा बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे रियोजाकी लाइट से बोलता है कि क्या तुम ठीक हो? तो लाइट कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। रियोजाकी, मैं जानता हूँ कि जब से मेरे को तुमने पकड़ा है तब से ही क्रिमिनल्स मरना बंद हो चुके हैं। तो इस हिसाब से मेरे को लगता है कि कीरा कोई ऐसा इंसान है जिसको मेरी सिचुएशन के बारे में पता है। तो रियोजाकी कहता है नहीं लाइट, क्रिमिनल्स इसलिए नहीं मर रहे क्योंकि तुम ही कीरा हो। तो लाइट कहता है मैं कीरा नहीं हूँ, मैं कितनी बार तुम्हें ये बात बताऊं? तो रियोजाकी मन में कहता है कीरा को तो पता होनी चाहिए ना कि क्रिमिनल्स फिर से मरना शुरू हो चुके हैं। और लाइट तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि उसको कुछ पता ही नहीं है। तो आइजाओ कहता है ये तो बहुत बुरा है। भले वो सस्पेक्ट है लेकिन लाइट को ये जानने का पूरा हक है कि क्रिमिनल्स फिर से मरना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पे रियोजाकी मीसा से बोलता है कि क्या तुम ठीक हो? तो मीसा कहती है कि सच में तुम मजाक कर रहे हो क्या? मैं इस हालत में ठीक कैसे हो सकती हूँ? मुझे यहाँ से जाने दो, मैं लाइट से मिलना चाहती हूँ। तो आइजाओ कहता है कि रियोजाकी, तुमने इन तीनों को क्यों पकड़ रखा है? अगर तुम लाइट को निकाल दोगे तो हम चीफ को भी बाहर निकाल सकते हैं। क्रिमिनल्स फिर से मरना शुरू हो चुके हैं और मीसा और लाइट को किसी भी क्रिमिनल की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, ये तो हमें पता ही है ना। तो रियोजाकी कहता है नहीं, मीसा माने लाइट से हद से ज्यादा प्यार करती है। तो आइजा कहता है रियोजाकी, मुझे माफ करना लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि तुम लाइट को इसलिए नहीं छोड़ रहे हो क्योंकि तुम ये नहीं मानना चाहते कि तुम गलत हो। तो रियोजाकी कहता है हाँ, मुझे ऐसा लग ही रहा था कि तुम ऐसा कुछ बोलोगे। तो आइजा कहता है कि तुमने कहा था ना कीरा ने लेन डेल टेलर और एफबीआई एजेंट्स को मारा था। अगर कीरा सर्वेलेंस में रह के भी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है तो उसे लेन डेल टेलर और एफबीआई एजेंट्स को मारने की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो कभी पकड़ा ही नहीं जाता। कीरा कभी भी बिना किसी मकसद के नहीं मारता, तुमने खुद ही ऐसा बोला था, है ना रियोजाकी? तो मास्टर कहता है हाँ, अगर लाइट इस स्टेट में भी मार सकता तो इस हिसाब से तो उसे एफबीआई एजेंट्स को मारने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और अभी 50 दिन हो चुके हैं, इसलिए अब हमें उसको ऐसे बंद रखने का कोई मतलब नहीं है। तो आइजावा कहता है इसके अलावा हमें अभी असली कीरा को पकड़ने के बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ पे रियोजाकी थोड़ा सोचता है और लाइट को देखता है और कहता है चलो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। तो यहाँ पे रियोजाकी चीफ याकामी से बोलता है कि क्या आप टास्क फोर्स में वापस आ सकते हो? मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ कि हो क्या रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे लाइट के पिता के तौर पे बात करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे रियोजाकी और चीफ होते हैं और रियोजाकी अपना प्लान चीफ को बताता है। चीफ ये प्लान सुन के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है। इसके बाद हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे चीफ एक गाड़ी में मीसा को कहीं लेके जा रहा होता है और मीसा के हाथ भी बंधे होते हैं। तो मीसा कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा स्टॉकर एक इतना बूढ़ा आदमी होगा। तो चीफ कहता है मैं कोई स्टॉकर नहीं हूँ, मैं एक डिटेक्टिव हूँ। तो मीसा कहती है अच्छा, मेरे को अभी याद आया, मेरे को अरेस्ट करने से पहले कहा गया था कि मैं सेकंड कीरा हूँ या फिर ऐसा ही कुछ। मेरे को लग रहा था कि तुम मजाक कर रहे हो, क्या वो सच में था? ऐसा नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता कि पुलिस मेरे को ऐसे बांधती फेटिश तरीके से, लेकिन तुमने तो मेरे हाथ और पैर दोनों ही बांध रखे हैं और तुम तो मेरे को छोड़ने वाले हो ना। तो चीफ कहता है शांत रहो। यहाँ पे एक टनल में आ जाते हैं और टनल के सामने इधर यहाँ पे लाइट और आइजावा खड़े होते हैं। चीफ मीसा को बाहर निकालता है और मीसा यहाँ पे भाग के लाइट के पास आ जाती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए तरस रही थी। लाइट कहता है डैड ये हो क्या रहा है? तो मीसा कहती है अरे मेरे को तो पता ही नहीं था ये तुम्हारे डैड है, मैंने तो उनको स्टॉकर बोला और भी फालतू चीजें बोली। मेरा नाम मीसा अमानी है और मैं लाइट की गर्लफ्रेंड हूँ। तो यहाँ पे दूसरी गाड़ी में आ जाते हैं और उसके अंदर चीफ, लाइट और मीसा होते हैं। अब चीफ दोबारा इनको कहीं और ले जाने लगता है। लाइट कहते हैं फाइनली कम से कम हमारे ऊपर से शक तो हटा, है कि नहीं? तो चीफ कहता है नहीं, तुम दोनों को एग्जीक्यूशन साइट पे ले जाया जा रहा है। तो ये दोनों शॉक हो जाते हैं और चीफ कहता है हाँ, और ये काम मुझे सौंपा गया है। ये एग्जीक्यूशन साइट एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी में बनी हुई है। तो ये दोनों यहाँ पे काफी ज्यादा डर जाते हैं और चीफ कहता है कि एल ने ये डिसाइड किया कि लाइट कीरा है और मीसा हमारे सेकंड कीरा है, तो इसलिए उसी ने डिसाइड किया कि अगर हमें मर्डर्स को रोकना है तो तुम्हें मारना पड़ेगा। तो लाइट कहते हैं लेकिन मर्डर्स तो होना बंद हो गए थे ना। तो चीफ कहते हैं नहीं, मर्डर्स होना कभी नहीं रुके। तो लाइट कहते हैं इसका मतलब एल ने मेरे से झूठ बोला। तो चीफ कहता है कि एल तुम्हारे मुंह से निकलवाना चाहता था कि तुम कीरा हो, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है। एल ने कहा है
कि जब तक तुम दोनों मर नहीं जाते तब तक क्रिमिनल्स मरना बंद नहीं होंगे, और साथ ही साथ यूएन के टॉप ऑफिशियल्स और जापानीज गवर्नमेंट ने भी इसकी मंजूरी दे दी है, तो अब कीरा को खत्म कर दिया जाएगा और ये बात लोगों को नहीं बताई जाएगी। तो मीसा कहती है आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपको खुद का बेटा है। तो चीफ कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये एल का डिसीजन है, उसने पहले भी कई मुश्किल केसेस खुद सॉल्व किए हैं और वो बहुत कमाल का है। तो लाइट कहते हैं अच्छा डैड, इसका मतलब आप मुझसे ज्यादा एल पे भरोसा करते हो। तो चीफ कहता है कि अगर तुम्हें मारने के बाद भी क्रिमिनल्स मरना बंद नहीं हुए तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और खुद को भी मार लेगा। तो लाइट कहते हैं क्या एल ऐसा कैसे बोल सकता है, भले हमारे खिलाफ फिजिकल एविडेंस मिला है और इससे यही कंक्लूजन निकलता है, लेकिन ये गलत है। जिस एल को मैं जानता हूँ वो एक प्रॉपर प्रूफ पे ही अपने डिसीजन लेता है और उसने पिछले केसेस में भी ऐसा ही किया था। तो क्या अब वो इस तरह ये सब खत्म करना चाहता है? तो चीफ कहता है अब हम पहुंचने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे चीफ इनको एग्जीक्यूशन साइट के बजाय एक नदी के किनारे ले आता है और वहीं पे गाड़ी लाके रोक लेता है। तो मीसा कहती है अच्छा मैं समझ गई, लगता है कि तुम्हारे डैड ने सोचा कि हमें छोड़ देंगे। तो चीफ कहता है नहीं, यहाँ पे हमें कोई देखेगा नहीं, मैं तुम्हें एग्जीक्यूशन साइट के बजाय इधर इसलिए लेके आया क्योंकि लाइट मैं तुम्हें यहाँ पे मारने वाला हूँ और उसके बाद खुद को मार लूंगा। यहाँ पे लाइट डरने लग जाता है और कहते हैं रुक जाओ प्लीज, ऐसा मत करना। तो मीसा कहती है ऐसा कैसे कर सकते हो, पहले अपने बेटे को मारोगे फिर खुद को मारोगे, अगर तुम्हें खुद ही मरना है तो मर जाओ ना, लाइट को क्यों मार रहे हो, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम कीरा से अलग नहीं होगे। तो चीफ कहता है नहीं, मैं कीरा से अलग हूँ क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ, एक पेरेंट की और एक डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट की। तो लाइट कहते हैं मीसा सही कह रही है, अगर हम यहाँ मर जाएंगे तो हमें सच कभी भी पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे चीफ अपनी गन बाहर निकाल लेता है और वो लाइट के ऊपर अपनी गन एम कर देता है और कहता है कि वैसे भी तुम्हें मार दिया जाएगा लाइट, तो इससे अच्छा मैं खुद ही अपने हाथों से क्यों ना मारूं तुम्हें। तो लाइट कहते हैं कि डैड ऐसा मत कीजिए, अगर अभी आप मेरे को इधर मार देंगे तो हम कीरा के जाल में बुरी तरह फंस जाएंगे। तो चीफ कहते हैं मीसा मैं अपने बेटे के साथ यहाँ मरने वाला हूँ, लेकिन मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं मारूंगा। पुलिस थोड़ी देर बाद इस गाड़ी को खुद ही ढूंढ लेगी और उसके बाद तुम्हें एग्जीक्यूशन साइट पे ही मारा जाएगा। तो यहाँ पे चीफ अपनी गन के साथ तैयार हो जाता है और वो कहता है कि एक खूनी से दूसरे खूनी तक लाइट हम मिलेंगे नर्क में। और यहाँ पे चीफ गोली चला देता है और अभी भी लाइट जिंदा होता है। तो लाइट कहते हैं क्या आपने ब्लैंक गन चलाई थी? तो चीफ यहाँ पे चैन की सांस लेता है और अपनी आगे वाली सीट पे वापस आ जाता है और कहता है शुक्र है। तो लाइट पूछते है ये क्या कह रहे हो डैड? तो चीफ कहते हैं मुझे माफ करना तुम दोनों, लेकिन तुम्हें छुड़ाने का सिर्फ यही एक तरीका था, प्लीज समझने की कोशिश करो। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे तुम पे यकीन था कि तुम कीरा नहीं हो। क्या तुम देख रहे थे रियोसाकी, मैं अभी तक जिंदा हूँ। तो यहाँ पे कैमरा लगा होता है और एल कहता है कि हाँ काफी कमाल की परफॉर्मेंस थी, अगर मीसा सेकंड कीरा होती तो उसको तो चेहरा देख के ही नाम पता चल जाता और वो तुम्हें गन निकालने से पहले ही मार चुकी होती। और अगर हम लाइट की बात करें तो जिस कीरा को मैं जानता हूँ तो वो तो अपने पेरेंट्स को मारने में भी हिचकिचाएगा नहीं। वैसे लाइट है काफी कमाल का, मुझे पता है कि हो सकता है कि लाइट को इस पूरे एक्ट के बारे में पहले ही पता चल गया हो, लेकिन जैसा मैंने प्रॉमिस किया था अब मैं इनको आजाद कर दूंगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं। साथ ही साथ हमने ये भी प्रॉमिस किया था कि उन वीडियो टेप्स पे मीसा अमानी के खिलाफ एविडेंस मिला था, इसलिए अभी भी मीसा सर्वेलेंस में रहेगी जब तक असली कीरा को नहीं पकड़ लिया जाता और ये केस सॉल्व नहीं हो जाता। तो मीसा कहती क्या अभी भी मेरे ऊपर शक करते हो, ऐसे कैसे कर सकते हो? तो चीफ कहता है मेरे ख्याल से अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कोई कंप्लेंट नहीं करता, क्योंकि इसके साथ तुम अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकती हो। तुम ऐसा सोच सकती हो कि ये सर्वेलेंस तुम्हारे लिए पुलिस प्रोटेक्शन की तरह है। तो मीसा कहती अच्छा मैं सेकंड कीरा रही हूँ तो इसका मतलब ये एक तरीके से मेरे बॉडीगार्ड्स की तरह है। तो रियोसाकी कहता है लाइट, और जैसे मैंने तुम्हारे साथ वादा किया था तो हम दोनों 24 घंटे एक दूसरे के साथ रहेंगे और इन्वेस्टिगेशन पे काम करेंगे। तो लाइट कहते हैं बिल्कुल रियोसाकी, चलो कीरा को साथ पकड़े। दोस्तों अगर आप डेथ नोट से जुड़ी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें होटल का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि इधर रियोसाकी ने एक हैंडकफ से लाइट और खुद को जोड़ दिया होता है। तो मीसा कहती है अच्छा इसका मतलब ये था कि तुम 24 घंटे साथ रहोगे, ये तो बहुत अलग है और अजीब है। तो रियोसाकी कहता है मैंने कहा ना ये मैं करना नहीं चाहता, मुझे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मीसा रैंडम बातें करने लग जाती है, वो कहती है कि लाइट मेरा है, मैं तुम्हें उसके साथ शेयर क्यों करूँ, अगर तुम उसके साथ ही रहोगे तो मैं डेट पे कैसे जाऊंगी। तो रियोसाकी कहते हैं जो भी है लेकिन मैं हमेशा लाइट के साथ रहूंगा, तो तुम्हें उससे निपटना पड़ेगा। तो लाइट मीसा से कहते हैं मीसा सेल्फिश मत हो, तुमने ही वो टेप्स भेजी थी और तुम्हारे खिलाफ एविडेंस भी है, तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए इस बात का कि तुम इधर हो। तो मीसा कहती है मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ लाइट, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। तो लाइट कहते हैं गर्लफ्रेंड, तुमने कहा था कि तुम मेरे पे
प्यार में पड़ी थी, मैंने कभी भी तुम्हें फोर्स नहीं किया। तो मीसा यार रोने लग जाती है और कहती है कि तुमने मेरा फायदा उठाया और मुझे किस की थी, जब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो यहाँ मीसा लाइट को मारने लग जाती है और इधर चीफ और आइजावा इनकी हरकतों से परेशान होने लग जाते हैं। तो रियोजाकी मीसा से कहता है कि ये जो तुम कह रही हो कि पहली बार प्यार हुआ पहली नजर में, ये आओयामा में मई 22 को हुआ था, है ना मीसा। तो मीसा कहती है हाँ, तो क्या हुआ। तो रियोजाकी पूछते हैं उस दिन तुम आओयामा में क्यों गई थी, तुमने उस दिन पहना क्या था। तो मीसा कहती है मेरे को याद नहीं मैं वहां क्यों गई थी, मैं वैसे ही वहां जाती रहती हूँ और मुझे क्या पता मैंने उस दिन क्या पहना था। तो रियोजाकी कहते हैं इसका मतलब जब तुम आओयामा से वापस आए तो तुम्हें ये पता चल गया था कि तुम एक लाइट नाम के बंदे से प्यार करती हो और तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हें उसका नाम कैसे पता चला। तो मीसा कहती है हाँ, कोई प्रॉब्लम है। तो रियोजाकी पूछता है कि अगर लाइट कीरा होता तो तुम्हें कैसा महसूस होता। तो मीसा यहाँ पे और भी ज्यादा खुश हो जाती है, वो कहती है अगर ऐसा होता तो ये एक बोनस की तरह होता, क्योंकि वैसे भी मैं कीरा की सपोर्टर हूँ क्योंकि उसने मेरे पेरेंट्स के कातिल को मारा था, इससे तो मैं लाइट से और भी ज्यादा प्यार करती। तो यहाँ पे रियोजाकी कहता है कि हम कीरा की बात कर रहे हैं और तुम उससे प्यार करती, तुम्हें उससे डर नहीं लगता। तो मीसा कहती है अगर लाइट कीरा होता तो उससे डरने की क्या बात है, और मैं तो वैसे भी कीरा की सपोर्टर हूँ, मैं तो एक तरीके से उसकी मदद करने की ही सोचती। तो यहाँ पे आइजावा और चीफ को और भी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, बस ये कंट्रोल करके बैठे होते हैं। तो रियोजाकी कहते हैं इस हिसाब से तुम तो पक्का सेकंड कीरा हो, इसमें कोई गलती नहीं है। तो रियोजाकी कहता है इस हिसाब से तुम सर्वेलेंस में ही रहोगी और जब भी बाहर जाओगी तो हमें बताओगी, और अभी के लिए मिस्टर मात्सुरा तुम्हारे मैनेजर बनेंगे मात्सुई नाम से। मैंने तुम्हारी एजेंसी से पहले ही बात कर ली है, लेकिन मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि मात्सुरा पुलिस से है, तो इसलिए उन लोगों को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए। तो मीसा कहती है ये बूढ़ा आदमी मेरा मैनेजर। तो मात्सुरा कहता है नहीं मीसा मुझ में क्या खराबी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे आइजावा को गुस्सा आ जाता है और वो उठ के खड़ा हो जाता है और टेबल पे हाथ मारता है। वो कहता है बस बहुत हो गया तुम्हारा, ये मीसा की बात, डेटिंग किसिंग बंद करो ये सब, मुझे पता चल चुका है मुझे क्या करना है। रुको, तुम इस केस को सीरियसली नहीं लोगे ना, सबसे पहले मीसा तुम अपने कमरे में वापस जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा। तो रियोजाकी कहते हैं लाइट क्या तुम इसके साथ सीरियस हो। तो लाइट कहते हैं नहीं, जैसा मैंने कहा ये वन साइडेड है। तो रियोजाकी कहते हैं तो क्या तुम एक्ट कर सकते हो कि तुम सीरियस हो। मुझे पक्का पता है कि मीसा सेकंड कीरा से कनेक्टेड है उन वीडियो टिप्स की वजह से, और क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है इसलिए। तो लाइट कहता है कि तो तुम क्या चाहते हो कि मैं उसकी फीलिंग्स का गलत फायदा उठाऊं जिससे कि सेकंड कीरा के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकूं। तो रियोजाकी कहता है हाँ, मेरे ख्याल से तुम ऐसा कर सकते हो, मीसा माने की मदद से हम इस केस को सॉल्व कर सकते हैं, इसी वजह से मैंने तुम दोनों को बाहर निकाला है। तो लाइट कहता है रियोजाकी मैं किसी लड़की की फीलिंग्स का ऐसे गलत फायदा नहीं उठा सकता, भले ही वो कीरा केस सॉल्व करने के लिए हो या फिर किसी और चीज के लिए, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। मुझे उम्मीद है कि तुम ये बात समझ सकते हो। तो रियोजाकी मन में कहता है ये क्या हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइट की पूरी पर्सनैलिटी ही चेंज हो चुकी है, क्या सच में कोई एक्टिंग कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि कीरा मरने से पहले मीसा को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि वो लाइट को भी कंट्रोल कर रहा हो। तो रियोजाकी कहते हैं चलो कोई बात नहीं, जो भी है बस इतना देखना कि मीसा केस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कहीं लीक ना करे। तो लाइट कहता है कि रियोजाकी तुम देख रहे हो ना, हमें बार बार ये होटल चेंज करने होते हैं, अलग अलग जगह मिलना होता है, क्या हम ये बदल नहीं सकते। तो रियोजाकी कहता है हाँ मैं भी यही सोच रहा था। तो यहाँ पे रियोजाकी आगे जाता है और कहता है जब मैं मिस्टर यागामी और बाकी टीम से पहली बार मिला था तब से ही मैंने इस बिल्डिंग का काम शुरू कर दिया था और ये बस कुछ ही दिनों में कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि रियोजाकी ने बहुत बड़ी 23 फ्लोर्स की बिल्डिंग्स बनाई होती है, 2 फ्लोर नीचे और बाकी के ऊपर, और साथ ही साथ बाहर से पता नहीं चलेगा लेकिन छत पे 2 हेलीकॉप्टर्स भी हैं। यहाँ पे हम जितना मर्जी चाहे उतना समय बिता सकते हैं, और अगर हमारे इन्वेस्टिगेटर्स की टीम बढ़ती भी है तो इस बिल्डिंग में 60 से भी ज्यादा लोग काम कर सकते हैं, और मीसा को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी क्योंकि उसका अपना खुद का एक फ्लोर होगा। तो ये लोग काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और इनको काफी अच्छा लगता है। मात्सुरा पूछता है कि लेकिन रियोजाकी तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया इसको बनाने का। तो रियोजाकी कहता है कि जैसा तुम देख सकते हो कि मैं इस केस को सॉल्व करना चाहता हूँ, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, इसका मतलब यही है। तो आइजावा कहता है मुझे समझ नहीं आया, तुमने क्वेश्चन का आंसर तो दिया ही नहीं जो उसने पूछा। तो लाइट कहता है हाँ ये मर्डर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, मैं उस बंदे को बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा जिसकी वजह से मुझे और मेरे डैड को इतनी दिक्कत सहनी पड़ी, तो मैं अपनी पूरी जी जान से कोशिश करूंगा इस केस को सॉल्व करने की। तो रियोजाकी कहते हैं जी जान से कोशिश करोगे तो क्यों ना मीसा के साथ जाके उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाओ। तो लाइट कहता है जैसा मैंने कहा था रियोजाकी ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। यहाँ पे आइजावा कहता है वैसे कमाल की बात है, चलो फिर रियोजाकी, चीफ यागामी, लाइट चलो इस केस
केस को हम सॉल्व करेंगे और कीरा को पकड़ेंगे। तो मात्सुडा यहाँ पीछे से आता कहता है मुझे भूल गए क्या, मैं भी तो हूँ केस में। यहाँ पे हमें दूसरी ओर योत्सुबा ग्रुप का सीन दिखाया जाता है और ये एक कंपनी होती है, यहाँ पे एक मीटिंग चल रही होती है। वो कहते हैं लगता है हम सब यहाँ पे आ चुके हैं, तो अपनी मीटिंग शुरू करते हैं। मीटिंग योत्सुबा ग्रुप के ग्रोथ को बढ़ाने की, जिससे कि हमारी कंपनी दुनिया में सबसे बड़ी बन जाए। तो अब हमें आगे किसको मारना है। तो एक एम्प्लॉय कहते हैं हर हफ्ते किसी को मारना यार थोड़ा डिफिकल्ट है और थोड़ा अजीब भी लग रहा है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि कीरा इस तरह से लोगों को मारने लगा है, क्रिमिनल्स को छोड़ के वो बिजनेसमैन को मार रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक एम्प्लॉय कहते हैं हाँ मेरे ख्याल से तो कीरा हमारे बारे में ही सोच रहा है और हमारा ही फायदा है इसमें। तो दूसरा एम्प्लॉय कहते हैं कि फिर कीरा हमारी ही मदद क्यों कर रहा है, वो हमारे कंपनी के किसी एम्प्लॉय को तो नहीं मार रहा। तो ये एम्प्लॉय कहता है कि हाँ अगर तुम ज्यादा बेवकूफी करोगे तो हो सकता है कीरा तुम्हें ही मार दे। ये कहते हैं कि अभी भी हम जवान हैं और हम इस कंपनी के सीईओ बनने के लायक हैं, साथ ही साथ हम सबकी सैलरी बाकी एम्प्लॉयज से ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन ये काफी अजीब लगता है कि कीरा हमारी कंपनी का साथ दे रहा है, तो इसका मतलब यही होगा कि हम ही में से कोई कीरा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें सभी एम्प्लॉयज के नाम बताए जाते हैं और एक एम्प्लॉय कहता है चलो फिर अपना काम शुरू करते हैं। तो क्या कोई डिसाइड करना चाहता है कि किसको मारा जाए। यहाँ पे रैम खड़ी होती है और वो कहती है कि इंसान सच में बहुत घटिया जीव होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।